दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ डेड साइलेंट मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम जैमी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि घर की पाइपलाइन को ठीक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर उसकी पत्नी आती है जिसका नाम लीजा होता है और वो उससे कहती है तुमने इसे ठीक करने में काफ़ी समय लगा दिया है। तभी जिमी उससे कहता है कि मुझे पता है आज का खाना मुझे बनाना है। तभी लीजा उससे कहती है कि तुम बाहर से भी खाने को ऑर्डर करवा सकते हो। उसी बीच में हमें उनके घर की बेल सुनाई देती है और वह जिमी बाहर की तरफ आता है, लेकिन बाहर की तरफ कोई भी आदमी नहीं होता है और वहाँ पर तो सिर्फ एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा हुआ होता है। उसके बाद वह उस बॉक्स को अंदर की तरफ लेकर आता है और उस बॉक्स को खोलता है, लेकिन उस बॉक्स में तो एक पुतला होता है और उस पुतले की आंखें भी मूव हो रही थी। तभी लीजा अपने पति से कहती है मुझे इस पुतले को देखकर अपने बचपन की कहानियां याद आ जाती है। जिस औरत के पास उसके बच्चे नहीं थे, सिर्फ उसके पास उसके अपने पुतले थे और वह उन पुतलों को ही अपने बच्चे मानती थी। उसके बाद वह उस पुतले को सामने की तरफ रख देती है और उस पुतले का मुंह अपने आप ओपन हो जाता है। उसके बाद जिमी खाने का सामान लेने के लिए बाहर चला जाता है और अब लीजा घर पर अकेली होती है और उसके पास वह पुतला होता है। उसके बाद वह उस पुतले को बेड पर रख देती है और सफ़ेद कपड़े से ढक देती है। जैसे ही वह दूसरे कमरे में आती है म्यूजिक अपने आप बजने लग जाता है और उसके बाद भी उनका गैस अपने आप से ही चलने लग जाता है। तभी वो दोबारा उस पुतले के पास आती है और उसके कपड़े को हटा रही होती है। तभी वो कपड़ा उसको अपनी तरफ लपेट लेता है और वह हवा में उड़कर दूर जाकर गिरती है और तभी हम देखते हैं कि लीजा मर जाती है। इसी बीच में जैमी खाना लेकर अपने घर में आ जाता है और वह लीजा को बुला रहा होता है, लेकिन लीजा उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं दे रही होती है। लेकिन कहीं पर भी उसे लीजा दिखाई नहीं देती और उसे नीचे की तरफ काफ़ी सारा खून दिखाई देता है। पहले लीजा ने पुतले को जहाँ पर रखा हुआ होता है वहाँ से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं। जिमी उस आवाज़ का पीछा कर रहा होता है और वह उस सफ़ेद कपड़े को हटाता है। जैसे ही वह उस कपड़े को हटाता है वहाँ पर उसकी पत्नी लीजा की लाश पड़ी हुई होती है और वह उसे देखकर शॉक हो जाता है। तभी उसके बाद वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उस बॉडी को अपनी कस्टडी में ले लेती है। तभी एक पुलिस वाला जिमी से सवाल पूछ रहा होता है अब तो तुम्हें वकील करने की जरूरत पड़ सकती है। जिमी उससे कहता है आपको क्या लगता है मैंने अपनी पत्नी को मारा है? तभी जिमी पुलिस वाले को बताता है कि मेरी पत्नी से मरने से कुछ घंटे पहले हमारे घर एक पार्सल आया था और उस पार्सल में एक पुतला पड़ा हुआ था। उस पार्सल के आने के बाद ही यह सारी चीजें हमारे घर में होने लगी थी। तभी वो पुलिस वाला जिमी से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक पुतले को अपनी कस्टडी में लूं? तभी वो पुलिस वाला उससे कहता है कि मैं तुम्हें काफी समय दे रहा हूँ, तुम अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकते हो। उसके बाद जिमी अपने घर में आता है और वह उस पुतले को उस बॉक्स में पैक कर ही रहा होता है। तभी नीचे की तरफ उस बॉक्स में एक जगह से फटा हुआ होता है और वह उस जगह को और ज्यादा फाड़ देता है। तभी वहाँ पर उसे दिखाई देता है मैरी शो एंड बिली इन रावेंस फेयर। उसके बाद वह रावेंस फेयर वाली जगह के लिए निकल पड़ता है जहाँ पर उसका पिता रहता है। उसके बाद वह अपने पिता के घर में जाता है और वहाँ पर एक औरत बाहर की तरफ आती है जिसका नाम मीला होता है। वह जैमी को देखकर यह कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगा कि तुमने अपनी पत्नी को खो दिया और वह उसे बताती है कि मैं तुम्हारी सौतेली माँ हूँ। तभी वो औरत उससे कहते हैं कि अपने पिता से आराम से बात करना। अब तो वो पहले की तरह अब ज़्यादा गुस्सा भी नहीं करते। तभी वो औरत जिमी से कहती है कि तुम अपने पिता से बात कर सकती हो, जो बात तुम यहाँ पर उनसे करने के लिए आए हो। उसके बाद जिमी अपने पिता के पास जाता है जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ होता है। तभी जिमी अपने पिता से कहता है ये क्या हुआ आपको? तभी उसका पिता उससे कहता है कि मैं 2 महीने से बीमार हूँ और इस व्हीलचेयर पर बैठा हुआ हूँ और तुम्हें यह सब चीज़ें देखकर काफ़ी बुरा लग रहा होगा। तभी वो जिमी अपने पिता से कहता है कि मैं यहाँ पर मैरी शो के बारे में पूछने के लिए आया हूँ जो कविता माँ हमें बचपन में सुनाया करती थी। तभी उनका पिता उनसे यह कहता है कि इन कहानियों का हमारी ज़िंदगी से कोई भी लेना देना नहीं है क्योंकि हम शहर के छोटे लोग हैं और हम इन कहानियों पर जल्दी से विश्वास कर लेते हैं। यह सुनने के बाद जिमी वहाँ से चला जाता है। तभी जिमी वहाँ से निकल जाता है और दूसरी जगह पर जाता है। तभी दूसरी जगह पर उसे एक औरत दिखाई देती है जो कि अपने आप से ही बात कर रही होती है। तभी उसके बाद वो उसके पति हेनरी के पास जाता है जो कि कफिन बनाने का काम करता था। तभी वो जिमी हेनरी से कहता है इस चीज में कितना समय लग सकता है? तभी हेनरी उससे कहता है कि जल्दी ही यह काम पूरा हो जाएगा और उसके बाद जिमी अपने घर के लिए चला जाता है। तभी जब वो रात में सोया हुआ होता है और वह पुतला उसके सामने पड़ा हुआ होता है और उसे रात में अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही होती हैं। उन चीज़ों को देखकर वो काफ़ी डर जाता है। उसके बाद हम हेनरी को देखते हैं जो कि लीजा की बॉडी को देख रहा होता है और वह उसकी बॉडी को देखने के बाद काफ़ी डर जाता है। तभी उसके बाद उसे अपनी पत्नी मैरियन की आवाज़ें सुनाई दे रही होती है जो कि अंदर की तरफ छिपी हुई होती है और काफ़ी डरी हुई होती है। उसके बाद वो अपनी पत्नी को बाहर आने के लिए कहता है। उसके बाद उसकी पत्नी बाहर की तरफ आ जाती है। उसकी पत्नी को देखने से ऐसा लगता है कि वह मानसिक संतुलन खो चुकी है। उसके बाद हम उन सभी लोगों को लीजा के अंतिम संस्कार में देखते हैं और वे सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं। तभी जैमी को एक औरत नीचे की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही होती है और वह उस औरत का पीछा कर रहा होता है। तभी वो उस औरत के पास फोन जाता है और वह औरत और कोई नहीं होती बल्कि हेनरी की पत्नी होती है और वह उसे देखकर यह कहती है यह सब काम मैरी शो ने किया है, उसने ही तुम्हारी पत्नी को मारा है। तभी वहाँ पर हेनरी आ जाता है
और वह जिमी से कहता है यह तो ऐसे ही बोलती रहती है और अपनी पत्नी को लेकर वहाँ से चला जाता है। और उसके बाद जिमी सामने की तरफ झाड़ियों को देखता है और वह उस झाड़ियों को हटाता है। तभी वहाँ पर मैरी शो की कवर पड़ी हुई होती है। उसके बाद जिमी अपने घर में वापस आ जाता है और वह उस पुतले को देख रहा होता है। तभी उसे पुतले के पीछे की तरफ बिली नाम दिखाई देता है। उसके बाद वह उस पुतले को अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उसी जगह पर ले जा रहा होता है जहाँ पर मैरी शो की कवर होती है। और मैरी शो की कवर के आसपास काफ़ी सारी कवरें बनी हुई होती है और वहाँ पर बिली नाम की भी एक कवर बनी हुई होती है। उसके बाद वह उस पुतले को अंदर की तरफ बंद कर देता है और अपनी गाड़ी में वापस आ जाता है। जैसे वह गाड़ी में वापस आता है उसे अजीबोगरीब चीज़ें दिखाई देने लगती है और वह काफ़ी डर जाता है और बाहर की तरफ आता है। तभी वह दोबारा गाड़ी में बैठता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जैसे वो हाथ मुंह धोकर अपने कमरे में वापस आता है वहाँ पर उसे वही पुतला दिखाई देता है और वह उस पुतले को देखकर घबरा जाता है। तभी वहाँ पर उसके पीछे पीछे वो पुलिस वाला भी वहाँ पर पहुँच जाता है। तभी वो पुलिस वाला उससे कहता है क्या तुम इस पुतले की बात कर रहे थे? यह पुतला देखने में कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। और उस पुतले को अपने साथ लेकर चला जाता है और वह पुलिस वाला जिमी का पड़ोसी होता है। जब अगले दिन वो पुलिस वाला अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है तभी पीछे से जिमी उसके घर में आता है और वो उस पुतले को लेकर उस औरत के पास जाता है। उसके बाद वो उस पुतले को लेकर उसी औरत के पास आता है। उस पुतले को देखने के बाद वो औरत उससे कहती है यह तो मैरी शो का पुतला है। तभी वहाँ पर हेनरी आता है और वह हेनरी उसे अंदर की तरफ भेज देता है। तभी हेनरी जिमी को कहता है कि मैं तुम्हें मैरी शो के बारे में कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। उसके बाद हेनरी उससे कहता है जब मैं छोटा था तो मैं मैरी शो के शो में गया था और वह मैरी शो का वहाँ पर एक शो हो रहा था जिसमें वह पुतले के जरिए लोगों का मनोरंजन कर रही थी और सभी लोग उसके शो को देखकर काफी इंजॉय कर रहे थे। तभी उस शो में से माइकल नाम का एक लड़का मैरी शो से कहता है कि इस पुतले के तो सिर्फ होंठे हिल रहे हैं और पीछे से तो आप बोल रहे हो। यह सुनने के बाद मैरी को गुस्सा आ जाता है। तभी हेनरी जिमी को बताता है कि कुछ समय के बाद वो लड़का गायब हो जाता है और उसके बाद कोई मैरी शो को मार डालता है। और मैरी शो की बॉडी की जांच मेरे पिता ही कर रहे थे। जब मैं छोटा था तो मैं उस बॉडी को देखने के लिए अंदर की तरफ गया था। जैसे ही मैं उस बॉडी को देखने के लिए ऊपर की तरफ चढ़ा तभी मैं झटका खाकर पीछे की तरफ गिर गया। तभी मैंने देखा कि मैरी शो की जुबान कटी हुई थी और वह मुझे एक पुतले की तरह दिखाई दे रही थी। तभी वहाँ पर मेरे पिता आ जाते हैं और वहाँ पर सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और मैरी शो की आखिरी इच्छा यह थी कि उसे उसके पुतलों के साथ दफनाया जाए। उसके बाद हेनरी के पिता उन सभी पुतलों को मैरी शो के साथ दफना देता है। उसके बाद जिमी वहाँ से चला जाता है और उस थिएटर में जाता है जहाँ पर हेनरी बैठकर उसका शो देख रहा होता है। उसके बाद वह एक नाव के जरिए पानी का क्रॉस करता है और उस थिएटर के अंदर चला जाता है और उसके बाद वो ऊपर की तरफ जाता है। वहाँ पर उसे एक पुतला दिखाई देता है। तभी सामने की तरफ एक बॉक्स पड़ा हुआ होता है और वह उस बॉक्स को खोलता है और उसके अंदर एक किताब पड़ी हुई होती है और उस किताब के अंदर काफ़ी सारे पुतले बने हुए होते हैं और वहाँ पर माइकल की एक फ़ोटो भी बनी हुई होती है और माइकल का पूरा नाम माइकल एशनर होता है। तभी वहाँ पर उसे एक पुतला डराने की कोशिश करता है और वह डरकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम उस पुलिस वाले को देखते हैं जो कि मैरी शो की कवर पे आता है और वहाँ पर उन पुतलों को देखने लग जाता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी पुतले नहीं होते हैं। उसके बाद हम हेनरी को देख रहे होते हैं और उसकी पत्नी मैरियन किसी से बात कर रही होती है और वह पुतला मैरियन के पास ही होता है। उसके बाद हेनरी उस पुतले को मैरियन से ले लेता है और उस पुतले को दबाने के लिए एक अपना औजार बाहर की तरफ निकालता है। तभी उसे अंदर की तरफ से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही होती है और वह आवाज़ मैरियन की होती है। यह सुनने के बाद वह एक छोटे से दरवाजे के अंदर चला जाता है और उसके बाद वह दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। तभी उसे सामने की तरफ एक हाथ दिखाई देता है और उसके बाद कोई उसे वहां पर मार डालता है और उसकी जुबान को भी काट देता है। उसके बाद हम जिमी को देखते हैं जो कि अपने पिता के पास आता है और उससे कहता है कि माइकल एशनर के साथ क्या हुआ था। तभी उसका पिता उससे कहता है कि माइकल एशनर तुम्हारे दादा के भाई का नाम था और मैरी शो ने उसे मार डाला था, इसीलिए हम लोगों ने मिलकर मैरी शो को मार डाला और उसकी जुबान को काट डाला। तभी पुलिस वाला वहाँ पर आ जाता है और जेमी से कहता है कि तुमने उन पुतलों के साथ क्या किया। तभी इला के पास हेनरी का फ़ोन कॉल आता है और वह जिमी से बात करना चाहता था और उसके बाद जिमी हेनरी से बात करता है। तभी हेनरी उससे कहता है कि मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, अगर तुम सारी चीज़ों का पता जानना चाहते हो तो तुम उस थिएटर में आ जाओ। तभी वो पुलिस वाला जिमी से कहता है कि मैं तुम इस थिएटर में नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन जिमी उसे धक्का देकर वहाँ से भाग जाता है और नाव के जरिए पानी को क्रॉस करता है और उस थिएटर के अंदर चला जाता है। लेकिन वह पुलिस वाला भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर पहुँच जाता है और वह भी नाव के जरिए आगे की तरफ आ जाता है और वह नाव के जरिए पानी को क्रॉस करता है और उस थिएटर के अंदर चला जाता है। तभी जिमी को थिएटर के अंदर हेनरी की आवाज़ सुनाई देती है और वो उससे कहता है कि तुम ऊपर की तरफ आ जाओ और वह जिमी उसकी आवाज़ का पीछा कर रहा होता है और तभी वह पुलिस वाला एक गन लेकर जिमी के पीछे खड़ा हुआ होता है और उन दोनों को हेनरी की आवाज़ सुनाई दे रही होती है। पुलिस वाला जिमी से कहता है क्या तुम इन आवाज़ों को निकाल रहे हो। तभी जिमी उससे कहता है मैं ऐसा क्यों करूँगा,
तभी वे दोनों आगे की तरफ जाते हैं और तभी उनको वहाँ पर एक पुतला दिखाई देता है जो कि पुतला माइकल का होता है और वह पुतला एक रियल बॉडी का पुतला होता है। तभी वो लोग सामने की तरफ देखते हैं और सामने की तरफ बहुत सारे पुतले होते हैं और वे दोनों सोच में पड़ जाते हैं आखिर इन पुतलों को यहाँ पर लेकर कौन आया होगा। और उन सारे पुतलों में से एक बॉक्स खाली होता है जो कि बिल्ली का होता है। बिल्ली का पुतला वहाँ पर नहीं होता। तभी वे दोनों सामने की तरफ एक व्हील चेयर पर एक पुतले को देखते हैं जो कि मैरी शो का पुतला होता है। तभी जिमी उस पुतले से कहता है आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो। तभी वो पुतला उससे बात करता है और उससे कह रहा होता है उन्होंने मेरा यह हाल किया है, अब मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। तभी जिमी उससे यह कहता है कि मेरी पत्नी लीजा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, आखिर तुमने उसको क्यों मार डाला। तभी वो पुतला उससे कहता है कि तुम मेरे पास आओ तभी मैं तुम्हें बताऊंगी। तभी जिमी घबरा कर आगे की तरफ जा रहा होता है लेकिन वह पुलिस वाला उससे कहता है कि तुम आगे की तरफ मत जाओ, लेकिन वह जिमी उसकी बात नहीं मानता। तभी वो पुतला उससे कहता है तुम अपना कान आगे करो, यह सब चीज़ें मैं तुम्हारे कान में कहूँगी। तभी जिमी अपना कान आगे की तरफ करता है और मैरी शो उससे कहती है कि माइकल एशनर आखिरी एशनर नहीं था, आखिरी एशनर तो तुम हो। और उसके बाद वह एक लंबी सी जीभ उसकी तरफ निकालती है। उसके बाद वह पुलिस वाला उसके ऊपर फायर करता है और मैरी शो उन पुतलों के जरिए उनसे बात कर रही होती है और उनके ऊपर हमला कर रही होती है। तभी वे लोग वहाँ पर उन पुतलों को आग लगा देती है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी मैरी शो माइकल के पुतले के जरिए आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी वे दोनों वहाँ से भाग रहे होते हैं। तभी वो पुलिस वाला नीचे की तरफ गिर जाता है और मैरी शो से मार डालती है। उसके बाद जिमी भी नीचे की तरफ गिर जाता है लेकिन वो पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन उसे पानी के अंदर भी काफी सारे पुतले दिखाई देते हैं। उसके बाद जिमी बाहर की तरफ आता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। उसके बाद वो हेनरी के घर में आता है और वह मैरियन से कहता है कि आखिर वो पुतला कहाँ पर गया है। तभी मैरियन उससे कहती है वो उस पुतले को ले गया। तभी जिमी उससे कहता है आखिर कौन उस पुतले को ले गया। तभी मैरियन मिस्टर एशनर का नाम लेती है। तभी जिमी यह कहता है कि मिस्टर एशनर तो मेरे पिता का नाम है, वह तो व्हीलचेयर पर बैठे हुए हैं, वह ऐसा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद वो वहाँ से भागकर अपने पिता के घर आता है और वहाँ पर सामने की तरफ एक कपड़ा पड़ा हुआ होता है और वो उस कपड़े को हटाता है और वहाँ पर वो पुतला पड़ा हुआ होता है और उसके पीछे पीछे मैरी शो वहाँ पर आ जाती है और उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है। तभी जिमी उस पुतले को आग में जला देता है। तभी वो सामने की तरफ अपने पिता को देखता है जो कि व्हीलचेयर पर बैठा हुआ होता है। उसके बाद वह अपने पिता के पास जाता है और अपने पिता के पीछे की तरफ जाता है और उसके पिता के पीछे की तरफ की बॉडी खाली होती है और उसकी बॉडी को एक लकड़ी के जरिए रोका गया था। यह सब देखने के बाद वो घबरा जाता है और उसे वही वाली बुक की याद आती है और उस वाली बुक में तो उसकी सौतेली माँ की फोटो भी होती है। यह सब देखने के बाद उसे पता चल जाता है यह सब काम उसकी सौतेली माँ का था। मैरी शो ही उससे वह सारा काम करवा रही थी। तभी सामने की तरफ उसकी सौतेली माँ आ जाती है और उसमें से मैरी शो अपने असली रूप में आ जाती है और वह जिमी को मार डालती है और वह उनके परिवार को पूरी तरह से खत्म कर डालती है। इसी के साथ ही इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।